हमारा प्रिपेयर फॉर रियल लाइफ। रियल लाइफ में हम देखते हैं कि टीचर रियल लाइफ में हम इसमें बच्चों को तैयार करते हैं उन्हें आने वाले टाइम के लिए कि जब वो बाहर जाएंगे या फिर कहीं नए स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं लाइक वहाँ का माहौल जिस तरह का होता है, बच्चे अलग अलग होते हैं, एक स्पेशल बच्चा है। अब अगर वो इंक्लूसिव एजुकेशन में जा रहा है तो वहाँ पे दोनों तरह के बच्चे होते हैं, तो हम उसके लिए उसको पहले से प्रिपेयर करते हैं कि वो वहाँ के एनवायरनमेंट में ढले, ताकि उसे अजीब ना लगे या किसी तरह का उसे मन में डर ना रहे कि यहाँ पे कि वो स्पेशल बच्चा है और वहाँ पे नॉर्मल बच्चे हैं। तो हम उसके लिए उसे तैयार करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में कि जब भी वो बाहर किसी भी माहौल में जाए तो वो रियल लाइफ के लिए तैयार है, अपने आगे वाले लाइफ के लिए तैयार है कि उसका सामना कर सके बिना किसी डर के। सबको क्लियर है? ओके, नेक्स्ट पॉइंट को स्टार्ट करती हूँ मैं। बूस्टर कॉन्फिडेंट एंड पार्टिसिपेशन। जब बच्चों को फील कराते हैं कि उसे एक्सेप्ट किया जा रहा है तो उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंट बढ़ती है। हम जब बच्चे को इंक्लूसिव एजुकेशन में ये फील कराते हैं कि वो कोई स्पेशल या डिसेबिलिटी वाला बच्चा नहीं है, नॉर्मल बच्चा है, जैसे नॉर्मल बच्चे काम कर रहे हैं वैसे वो भी काम कर रहा है, वैसे सारी चीज़ें वो अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर रहा है, तो वहाँ पे उनको आगे बढ़ने का जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है वो बढ़ जाता है। ना कि वो यहाँ पे अगर हम उन्हें कई बार ऐसा होता है कि उन्हें जज कर दिया जाता है उनकी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उनका जो लेवल होता है आगे बढ़ने का कहीं ना कहीं वो नीचे चला जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में ऐसा नहीं करते हैं, ताकि बच्चे का कॉन्फिडेंट लेवल बढ़े ना कि घटे। ओके, सबको ये क्लियर है? किसी को अगर इसमें कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग को समझ में आ गया तो प्लीज़ मुझे थंब शो कर दीजिए ताकि हम आगे बढ़ें। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हु आर वी इंक्लूडिंग। हम इसमें किन किन बच्चे को इंक्लूड कर सकते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में? क्या आप में से कोई मुझे इसके बारे में थोड़ा सा बता सकता है? किसी को कोई आइडिया हो कि हम इसमें किन बच्चों को इंक्लूड करते हैं? जो टिपिकल बच्चे होते हैं उन्हें, और उनके साथ अलाइन करते हैं हम जो हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल चाइल्ड्स होते हैं उन्हें। ओके ओके, वेरी गुड। ओके, कोई नेक्स्ट और कोई भी बताना चाहेगा? ओके ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा फर्स्ट पॉइंट है, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया है, तो हम नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं, चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चों जिनके पढ़ने लिखने में या समझने में दिक्कत होती है, जैसे कि डिसलेक्सिया हो गया, आप लोगों ने नॉर्मली जनरली सब सुनते हैं, डिस्कैकुलिया हो गया, इंक्लूसिव एजुकेशन में इन्हें सपोर्टिव इन्वायरमेंट देते हैं जहाँ वो अपने फेस पर सीख सकते हैं, जहाँ वो अपने अकॉर्डिंग अपने तरीके से वो सीख सकते हैं बिना किसी झिझक के, या फिर उनको ये लगे कि नहीं हम यहाँ पे अपने सोच को, जो उनकी समझ है सोच को हम उसे नहीं बता सकते। बट यहाँ पे ऐसा इंक्लूसिव एजुकेशन में हम ऐसा करते हैं कि वो खुलकर अपने विचार जो है, अपनी चीज़ें वो सामने रख सकें। क्लियर? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लैंग्वेज माइनॉरिटी। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे डिफरेंट लैंग्वेज के बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि कोई बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल में होता है, पर वो बच्चा हिंदी मीडियम स्कूल तो है बट वो बच्चा तमिल में बोलता है या उर्दू उसको आती है या उसको नेपाली समझ में आती है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन में हम जो लैंग्वेज बैरियर है उसको हम समझकर एक्स्ट्रा सपोर्ट देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिल्ड्रन विथ इमोशनल एंड बिहेवियर चैलेंजेस। इसमें क्या होता है कि ऐसे बच्चे जिनको अगर एंजाइटी अटेंशन इश्यूज होते हैं, जैसे कई बच्चे आप लोग देखते हैं कि जो स्पेशल बच्चे आते हैं
उसमें कई बार हम देखते हैं कि अटेंशन इश्यू बहुत ज़्यादा बच्चों में होते हैं या वो इमोशनली डिस्टर्ब होते हैं कई बार। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में उनके लिए सेफ और अंडरस्टैंडिंग क्लासरूम बनाते हैं जहाँ पे उनको अच्छे से वो अटेंशन दे सके, उनको समझ में आए और उसमें वो इंटरेस्ट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन। ओके, ये वो बच्चे होते हैं जिनको जिनको इस फील्ड में एक्सपेक्टेशनल एबिलिटी दिखाते हैं, जैसे मैथ, म्यूजिक एंड आर्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन में उनके स्किल को और नेचर करता है थॉट, अचीवमेंट और एक्टिविटी के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज। ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनके पास फिजिकल, इंटेलेक्चुअल एंड सेंसरी डिसेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट आप लोग देखते हैं, सर्बल पाल्सी होता है और ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। इन बच्चों के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन में इंश्योर करते हैं कि उनके लिए असेसिबल इन्वायरमेंट हो जहाँ वह सबके साथ मिलकर सीख सके, उन्हें कोई ऐसा महसूस ना हो कि वो अलग कैटेगरी के हैं। वो एक साथ मिलकर अपने चीज़ों को, अपनी जो भी उनके चीज़ें सीखने की है, जो उनकी ज़्यादातर उन्हें पसंद है, जैसे किसी बच्चे को आर्ट पसंद है, किसी बच्चे को प्ले पसंद है, तो वो खुलकर उनके साथ सीख सकें। ओके, आप लोगों को ये क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड करें, आगे करें, फिर चलें। ओके, अगर आप लोगों को, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जब हम छोटे होते हैं बचपन में, तो कोई शैतान बहुत ज़्यादा होता है, कोई पढ़ने में कमज़ोर होता है, लाइक वीक है पढ़ने में, वो कोई स्लो लर्नर होता है कि उसे बहुत, जैसे और बच्चों को बहुत तेज़ी से चीज़ें समझ में आ जाती हैं, बट कई बच्चों को फिर धीरे समझ में आती हैं। तो क्या हमें उन्हें लेवल देना ठीक रहेगा? क्या आप में से कोई बताएगा मुझे इस पर? ये सही रहेगा या नहीं? हेलो मैम। हाँ जी, मानसी जी बताइए। मैम, हमें आपकी बात ठीक है, हमें लेबल देना बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगा। अगर हम कोई भी हाँ जी। शैतानी या किसी चीज़ में अगर हम कमज़ोर हैं या फिर कोई चीज़ है जो हमारे बचपन से हमारे साथ चलती आ रही है, तो उस चीज़ के लिए हाँ हमें जी। लेबल दे देना कि नहीं ये तो बिल्कुल स्लो ही पढ़ता है या फिर नहीं ये तो हाँ जी। लर्न करते-करते भूल जाता है, तो उस चीज़ के लिए हमें लेबल देना इनकरेक्ट हो जाएगा, हम लेबल नहीं दे सकते। हाँ जी, बिल्कुल राइट। बिकॉज़ अगर हमें वो लेवल दे दिया जाएगा कि एक तरह से हमें लेवल कर दिया गया, तो उसका कहीं न कहीं हमारे फ्यूचर पे और प्रेज़ेंट दोनों पे ही इफ़ेक्ट पड़ता है। ओके, थैंक यू, आपने अच्छा आंसर दिया है। ओके, हमारा पॉइंट है, डोंट जज मी माई डिफ़िकल्टी आर डायग्नोसिस। मतलब मुझे मेरी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग, डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग या डायग्नोसिस के बेस पर जज मत करो, ठीक है? मैं सिर्फ एक लेवल नहीं हूँ, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ जिसके इमोशंस, ड्रीम और स्किल भी हैं। मतलब कि अगर मुझे यहाँ पर मेरी डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग या मेरी डिफ़िकल्टी के अकॉर्डिंग यहाँ पे जज कर दिया जाए कि आप तो स्लो लर्नर हैं, ठीक है, आप ऑटिस्टिक हैं, आप बहुत धीरे पढ़ते हैं या आप बहुत ज़्यादा ड्रामे करते हैं पढ़ने में, तो उससे क्या होगा? कहीं न कहीं जो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल है, वो नीचे चला जाएगा। तो नॉर्मली हम इस पॉइंट में यही बता रहे हैं कि मुझे मेरी लेवल के अकॉर्डिंग जज मत करो। मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, लाइक मैं भी आप सबके जैसे ही ह्यूमन हूँ और मुझे भी इमोशंस हैं, मेरे भी ड्रीम हैं, मेरे भी स्किल्स हैं बहुत अच्छे। अगर मुझे इन डिसेबिलिटीज़ से, डिफ़िकल्टीज़ से बाहर निकल के देखोगे आप, तो आपको पता चलेगा कि मेरी स्किल क्या-क्या हैं, मेरे अंदर और क्या-क्या क्वालिटीज़ हैं। ओके, देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, शी हू आई एम, नॉट जस्ट व्हाट आई स्ट्रगल विथ। इसमें हम बता सकते हैं, या इसमें हम जनरली इसका मतलब ये होता है कि मैं किसी चीज़ में स्ट्रगल करता हूँ, सिर्फ उसी पर फोकस मत करो। लाइक अगर मैं लिखने में बहुत धीरे हूँ, तो मेरे सिर्फ उसी चीज़ को लेकर मत चलो कि मैं बहुत धीरे लिख रहा हूँ इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता, आगे मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे या मैं अच्छा पढ़ ही नहीं सकता। इस पर मत जज करना है उसको भी चीज़ के लिए।
मेरी स्ट्रेंथ, मेरे इंटरेस्ट और मेरी पर्सनैलिटी भी देखो कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है और किस चीज़ में मैं बेटर हूँ। मेरी लर्निंग पावर कितनी अच्छी है, बेशक मैं स्लो लिखता हूँ बट मेरी लर्निंग पावर कितनी अच्छी है वो भी तो आप देखो साथ के साथ। मैं कितने अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ चीज़ों को, आपको वो भी देखना चाहिए जिससे मैं अपनी पूरी तरह से समझ जा सकता हूँ। मतलब अगर आप ये सारी चीज़ें देखेंगे साथ के साथ बच्चे की तो आप उसे पूरा परफेक्ट समझ सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ को लेके हम उसे जज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा आई एम मोर देन आई एम मोर देन अ लेवल, आई एम लर्नर, अ फ्रेंड, अ ड्रीमर। इसमें हम ये बता सकते हैं कि मैं सिर्फ स्पेशल चाइल्ड या डिसेबल नहीं हूँ। मैं एक सीखने वाला हूँ, एक दोस्त हूँ, एक सपना देखने वाला हूँ। जैसे हम नॉर्मल पर्सन है वैसे एक स्पेशल बच्चा भी है। वो सिर्फ स्पेशल का हम उसको टैग लगा के नहीं दे सकते हैं कि आप स्पेशल चाइल्ड हो तो आपको सपने देखने का हक नहीं है, आप अच्छा लर्नर नहीं हो, आप मेरे फ्रेंड नहीं हो, किसी के दोस्त नहीं बन सकते। ऐसा कुछ नहीं होता है। हर बच्चा, बेशक उसमें कुछ गिफ्टेड चाइल्ड है, वो जैसे हम गिफ्टेड चाइल्ड का यूज़ करते हैं, बेशक वो थोड़ी सा गिफ्टेड चाइल्ड है बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। ओके, आप सबको ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो प्लीज़ थंब शो करें। किसी को इस पॉइंट में कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते हैं। मैम प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई इंक्लूजन इज नॉट फॉर सेम फॉर ऑल। व्हाई इंक्लूजन इज नॉट सेम फॉर ऑल, ठीक है। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज डिफरेंट, सम नीड मोर हेल्प टू लर्न, सम नीड क्वाइट स्पेस, सम नीड पिक्चर्स एंड सम नीड एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। अब हम इसको किस तरह समझ सकते हैं कि हर बच्चा अलग होता है, इसलिए सबके लिए एक जैसे इंक्लूजन की ज़रूरत नहीं होती। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं एक बच्चे को मैं बड़े-बड़े पिक्चरों के थ्रू पढ़ा रही हूँ, मैं उसको मूवमेंट्स दे रही हूँ, मैं उसको साउंड के साथ प्ले करा रही हूँ, तो मैं दूसरे बच्चे को भी उसके साथ ही वही तरीका अपनाऊँगी। हो सकता है कि उसे वो चीज़ें पसंद ना हो। क्लियर है सबको? ओके, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। बिकॉज एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, इसमें जैसे हमने कहा कि एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, हर बच्चे की नीड और लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है, सबका सेम तरीका नहीं होता। इसीलिए हम उन्हें अलग अलग सपोर्ट की ज़रूरतें पड़ती हैं, इसलिए उन्हें अलग अलग सपोर्ट की ज़रूरतें पड़ती हैं। जैसे कि सम नीड मोर हेल्प टू लर्न, कुछ बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के लिए हमें एक्स्ट्रा हेल्प की ज़रूरत पड़ती है कि अगर बच्चे को वो कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा समझ में, जैसे हम उसे माइनस सिखा रहे हैं, प्लस सिखा रहे हैं, तो उसे नहीं समझ में आ रहा, तो हमें उसके लिए हमें एक्स्ट्रा हेल्प देनी होती है उसको। लाइक मैं उसको उसके रियल लाइफ के थ्रू पढ़ा रही हूँ, रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू पढ़ा रही हूँ, ताकि उसको और अच्छे से वो चीज़ें समझ में आए। नेक्स्ट, सम नीड क्वाइट स्पेस। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चों को शोर में फोकस नहीं कर पाते हैं। वो अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है तो वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन्हें शांत जगह चाहिए होती है। तो हम उन्हें एक ऐसा इन्वायरमेंट दे सकते हैं जहाँ पे वो बैठ के अच्छे से अपना फोकस कर सकें और पढ़ सकें। सम नीड पिक्चर्स, ठीक है, जैसे हमने इसमें बोला है कि सम नीड्स पिक्चर्स, तो पिक्चर्स विजुअल लर्नर को इमेजेस और चार्ट सिंबल्स से ज़्यादा समझ में आ सकता है। एक जो विजुअल लर्नर होगा, आप देखते होंगे अपने रियल लाइफ में, आप सबने देखा होगा, जैसे कि मैंने कई बार ऐसा देखा है बच्चों को पढ़ाते हुए कि वो किस तरह ज़्यादातर वो पिक्चर्स को देख कर समझते हैं। जो वो नॉर्मली मेरे कहने पे समझ रहे हैं, कहीं वो 10 मिनट में 15 मिनट में समझ रहे हैं, वो नॉर्मली वो पिक्चर्स को देख जब रहे हैं तो वो 5 मिनट में ही समझ जा रहे हैं। तो इससे मुझे पता चलता है कि मतलब विजुअल के थ्रू बच्चे कितना अच्छा सीख सकते हैं। जिसकी कैपेसिटी विजुअल के थ्रू है उसको हम विजुअल के थ्रू सिखा सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत भी नहीं है। नेक्स्ट है कि सम नीड एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि सम नीड एक्स्ट्रा टाइम। क्या हम बच्चों को एक्स्ट्रा टाइम दे सकते, क्योंकि कुछ बच्चों को टेस्ट या टास्क कंप्लीट करने के लिए ज़्यादा समय की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जैसे मैंने आपको अभी शुरू में ही बताया था कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे स्लो लर्नर होते हैं जो धीरे काम करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि उनको काम आता नहीं है, ठीक है। उनके अलग एक अपनी वो जगह है कि वो धीरे कर रहे हैं, कोई बच्चा बहुत फास्ट कर ले रहा है, ठीक है। बट ऐसा तो नहीं है कि हम उस बच्चे को पीछे छोड़ देंगे कि दूसरे बच्चे ने कर लिया चलो आगे बढ़ो।
मैंने ये स्लाइड पढ़ा दी, आप लोगों को समझ में नहीं आया तो मैं आगे बढ़ जाऊँ, ऐसा तो नहीं कर सकते ना, और ये करना ठीक भी नहीं होगा। तो इसीलिए हमें उस बच्चे को हमें एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, जो उसकी हेल्प करेगा, और उससे कॉन्फिडेंट लेवल भी उसका डेवलपमेंट होगा कि हाँ ठीक है, मैं इसको कंप्लीट कर सकता हूँ और मैंने कंप्लीट किया। ओके, किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन? सबको ही समझ में आ गया? प्लीज मुझे थंब शो कर दें सर। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़े। ओके, हमारे कुछ की प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन होते हैं, जैसे कि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू लर्न। इसमें इसका ये मतलब होता है कि हर बच्चे का अधिकार है सीखने का। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा ये मैं ऐसे कह दूं कि ये नहीं सीख सकता, का अधिकार है अपना, चाहे वो कोई भी डिसेबिलिटी का हो या लैंग्वेज बैरियर्स हो उसमें, या इमोशनल स्ट्रगल कर रहा हो, सभी बच्चों को पढ़ने या इक्वल चांस मिलने का अवसर मिलना चाहिए, और हमें वो देना चाहिए एज अ स्पेशल एजुकेटर। यहाँ पे कई सारे ऐसे होंगे मैम और सर जो भी बच्चों के साथ अपना टाइम देते होंगे, स्पेशल एड्स होंगे, तो वो इस तरह से काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्सिटी अ स्ट्रेंथ नॉट अ प्रॉब्लम। बच्चों का अलग अलग बैकग्राउंड, एबिलिटी और सोच, यह एक तरीका है, दिक्कत नहीं है, अच्छा है ये बच्चों के लिए और हमारे लिए भी। इंक्लूजन का मतलब ही है डिफरेंशिएशन को सेलिब्रेट करना, ना कि दूर करना। हमें इसमें हमारे लिए काफ़ी अच्छा है कि अलग अलग अगर बैकग्राउंड के बच्चे होंगे, अलग अलग एबिलिटी के बच्चे होंगे, तो वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो सीखते हैं, अच्छे से सीखेंगे, उसे कैसे करना है कैसे नहीं करना, वो उन सबको आएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर ऑल। इसमें क्या होता है कि हर बच्चा क्लासरूम एक्टिविटी, गेम और डिस्कशन में इक्वल शामिल हो, किसी को पीछे या अलग महसूस ना हो, सबको एक्टिव पार्टिसिपेशन बनाया जाए। इसमें हम ये बता सकते हैं कि हम कभी भी ऐसा कोई टॉपिक या ऐसा कुछ भी गेम प्ले ऐसा कुछ नहीं रखते इसमें कि जिसमें हर बच्चे शामिल ना हो सके, जिसमें ये ना हो कि कुछ बच्चे पीछे जा रहे हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि नहीं ये तो मुझसे हो ही नहीं पाएगा। हम सबके लिए ऐसे गेम, ऐसी चीज़ें रखते हैं जो सारे बच्चे कर सके, चाहे वो स्पेशल हो या नॉर्मल हो, सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेशन कर सके और उनका जो कॉन्फिडेंट लेवल है आगे बढ़ने का वो डेवलप हो। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ एंड रिस्पेक्टफुल इन्वायरमेंट। एक बच्चे के लिए जो स्पेशल बच्चा होता है और एक नॉर्मल बच्चे, हम उन दोनों के लिए ही ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं जो उनके लिए सेफ हो, रिस्पेक्टफुल हो। इसमें और ये हो सकता है कि बच्चों को ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहाँ वह अपने आप को सेफ रख सकें और एक्सेप्टेड और रिस्पेक्टेड महसूस कर सकें। बुलिंग, मोकिंग या एक्सक्लूजन के लिए ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। वहाँ पे उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं यहाँ पे उनको बहुत दिक्कतें हो रही है, वो यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए वहाँ पर। फ्लेक्सिबल इन टीचिंग एंड असेसमेंट। इसमें क्या होता है कि हर बच्चे एक जैसे तरीके से नहीं सीखते, ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे को मैं सेम चीज़ें यूज़ कराऊँ। लाइक मैंने अभी आपको बताया था कि एक बच्चे को विजुअल से समझ में आ रहा है तो मैं दूसरे बच्चे को भी विजुअल के थ्रू ही समझाऊँ, वो उतने अच्छे से समझ लेगा, ऐसा नहीं है। सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, सबके सीखने का तरीका भी अलग अलग होता है, इसलिए टीचर्स को अलग अलग टीचिंग स्ट्रेटेजी और अल्टरनेटिव असेसमेंट एंड और यूज़ करना चाहिए, जैसे विजुअल एड्स हो गया, ओरल टेस्ट हो गया, एक्स्ट्रा टाइम हो गया। ओके, सबको समझ में आया ये? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ओके, हम आगे बढ़े। प्लीज मुझे थंब शो कर दें। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
ओके वेट, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजी, हम इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। मैम नेक्स्ट। ओके वेट एक सेकेंड। ओके नेक्स्ट है हमारा मल्टी सेंसरी टीचिंग। use touch, movement, sound, storytelling. For example, use block of math, role play of language. Okay, इसमें क्या होता है मल्टी सेंसरी टीचिंग में? मल्टी सेंसरी टीचिंग का मतलब ये होता है कि ऐसे मेथड का यूज़ करना जो बच्चों को उसके सारे सेंसेस को इन्वॉल्व करे, लाइक उसका टच है, मूवमेंट है, साउंड है, टेस्ट है, सारी चीज़ों का। लाइक इस मेथड में लर्निंग और इंगेजिंग बन जाती है, जिससे कि हम बच्चे को इसमें बहुत अच्छे से इन्वॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली फॉर चाइल्ड विद लर्निंग डिफ़िकल्टीज और अटेंशन इश्यूज। जैसे कि हमने एग्जाम्पल में बताया है कि यूज़ ब्लॉक ऑफ मैथ, हम कैसे कर सकते हैं ये मैथ के नंबर्स या कॉन्सेप्ट को ब्लॉक या बीट से समझाना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि उसे पेन पेपर पे या फिर हम उसे बोर्ड पे ही समझा सकें, हम इसमें नंबर्स का या फिर ब्लॉक्स का भी यूज़ करके या बीट्स से हम बहुत अच्छे से बच्चों को माइनस प्लस समझा सकते हैं कि वो कैसे कर सकता है। जैसे बच्चे छू कर देख कर उसे सीख सकते हैं। जैसे रियल ऑब्जेक्ट होता है, आप पिक्चर्स में देख रहे हो कि रियल ऑब्जेक्ट से बच्चा कितने अच्छे से सीखता है। हम नॉर्मली, आपने भी अपने लाइफ में देखा होगा कि जब हम छोटे होते हैं तो हमें उतना समझ पेन पेपर पे नहीं आता है जितना समझ हमें रियल ऑब्जेक्ट से आता है। ठीक है, जैसे एडिशन करने के लिए ब्लॉक्स को काउंट करना, शेप सीखने के लिए टेक्टाइल ऑब्जेक्ट का यूज़ करना, रोल प्ले ऑफ लैंग्वेज, रोल प्ले ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज सीखने के लिए नाटक या रोल प्ले का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्टोरी, एक्टिंग ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग। ओके, सबको समझ में आया? ओके, हम आगे बढ़े। ओके मैम नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सिबल सिटिंग एंड मूवमेंट ब्रेक। यूज बीन बैग, फ्लोर मैट, स्टैंडिंग डेस्क। फॉर एग्जाम्पल, अलाउ स्टूडेंट टू सिट ऑन स्टैंड आर मूव अराउंड द नीडेड। आप लोगों ने बीन बैग या फ्लोर मैट जैसी चीज़ें देखी है? क्या कोई मुझे बता सकता है? ओके, सो व्हाट इज फ्लेक्सिबल सिटिंग? कोई मुझे बता सकता है कि फ्लेक्सिबल सिटिंग होती क्या है? एनीवन? ओके, फ्लेक्सिबल सिटिंग का मतलब होता है बच्चों को सिर्फ एक ही फिक्स डेस्क या चेयर पर बैठाने के बजाय अलग अलग तरह के सिटिंग ऑप्शन देना, जहां वो कंफर्टेबली और इफ़ेक्टिवली सीख सकते हैं। जैसे कि हम उसको बीन बैग दे सकते हैं, फ्लोर मैट दे सकते हैं, अलग अलग चेयर्स दे सकते हैं। ओके, यूज़ बीन बैग, फ्लोर मैट, स्टैंडिंग डेस्क। कैसे हम इसका यूज़ कर सकते हैं? ये कुछ सेटिंग आइडियाज़ हैं जो क्लासरूम में दिए जा सकते हैं, जो जिनको हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बीन बैग सॉफ्ट और रिलैक्सिंग सीटिंग होती है। जब आप में से किसी ने बीन बैग पे कभी बैठ कर देखा है कि आपको कैसा फील होता है उस समय? क्या कोई मुझे बता सकता है? यस मैम। हाँ जी, आप प्लीज़ बताएंगे, आपने बीन बैग का यूज़ किया है? मैम बीन बैग से ये, जैसे हम बैठते हैं तो हमारी जैसे बैक सपोर्ट हो गई, तो हम फ्लेक्सिबिलिटी उससे मतलब अच्छे से बैठ सकते हैं।
पूरा हमारा बैक ओके, कवर हो गया है। ओके। और आपको कैसा, जब आप बैठते हैं आपको कैसा फ़ील होता है उस पे? मतलब रिलैक्स फ़ील होता है या फिर यस, आपको मतलब रिलैक्स। थोड़ा-सा? हाँ जी। हाँ, नहीं मैम, रिलैक्सिंग होता है। ओके, ओके, थैंक यू। अच्छा आंसर दिया आपने, नाइस। हाँ, ठीक है। बीन बैग सॉफ्ट और रिलैक्सिंग सेटिंग होती है। फ्लोर मैट और फ्लोर मैट का यूज़ कैसे करते हैं? ग्राउंड पर बैठकर काम करने के लिए। जो फ्लोर मैट होता है, कई बार ऐसा नहीं है कि हम बच्चे को डेस्क, अगर हम डेली डेली बच्चे को डेस्क पे बिठा रहे हैं, बीन बैग पे या फिर ऊपर बिठा रहे हैं चेयर पे, तो उससे वो बोर हो जाते हैं। कुछ न्यू सिखाने के लिए हम कर सकते हैं कि हम फ्लोर मैट का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे बच्चे को कंफर्टेबल करके बिठा सकते हैं और हम उसको वहाँ पे चीज़ें करवा सकते हैं, वहाँ पे उसकी लर्निंग करवा सकते हैं। लाइक आप कोई एक्टिविटी करा सकते हैं, कुछ प्ले करवा सकते हैं। ओके। व्हाट इज मूवमेंट ब्रेक? मूवमेंट ब्रेक का मतलब होता है थोड़ा एक्टिव होना बीच बीच में ताकि बच्चे फ्रेश हो जाएं। जैसे कि स्ट्रेचिंग, बॉल एंड कम बैक, 2 मिनट डांस ब्रेक, एनिमल वॉक, फ्रॉग जंपिंग, बेयर वॉक। अब हम बच्चे को 10 मिनट कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, 10 मिनट के बीच में अगर बच्चा, हमें लग रहा है कि ठीक है वो बोर हो रहा है, वो उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा, उसका अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है, तो हमने क्या करा, हम फटाक से उसको कहेंगे कि आप 2 मिनट के लिए आप ब्रेक लोगे और ब्रेक में आपको क्या करना है, डांस करना है। ठीक है, अगर आपको डांस नहीं, उसको डांस नहीं पसंद, वो डांस नहीं कर रहा, उसका मूड नहीं है, तो आप उसे कोई भी जंप करवा सकते हैं, नॉर्मल एनिमल वॉक करवा सकते हैं, जैसे फ्रॉग जंपिंग होती है, बियर वॉक होता है। आपने कोई भी चीज़ ली और उसको बोला कि आप बियर वॉक करोगे इसके साथ, लाइक कोन ले लिया और अदर चीज़ें भी ले सकते हैं, आप बीट्स ले सकते हैं, कोई भी बॉल ले सकते हैं। आपने बोला कि इसको इस जगह से दूसरी जगह पे रखना है और आपको बियर वॉक करनी है। ओके, क्लियर है सबको ये? ओके, किसी को कोई दिक्कत, कोई समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं इसमें। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़े। प्लीज़ मुझे थंब शो कर दीजिए। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ओके, बडी सिस्टम काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये, आप सबको भी अच्छा लगेगा। और हम नॉर्मली भी हम अपने डेली लाइफ में ये चीज़ें यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। जैसे कि पेयर ईच चाइल्ड विथ अ बडी पेयर हेल्पर, फॉर एग्जांपल ऑल अलाउ चाइल्ड टू सिट इन अ पेयर सो दैट बोथ कैन लर्न इजीली। इसमें क्या होता है, बड़ी सिस्टम में एक इंक्लूसिव एजुकेशन स्ट्रेटजी है, जिसमें हर बच्चे को एक बड़ी या पेयर हेल्पर के साथ पेयर किया जाता है। जैसे कि एक स्पेशल बच्चा है और एक नॉर्मल बच्चा है, एक स्लो लर्नर है और एक बहुत स्पीड में सीखता है। तो हम दोनों को हम ऐसा पेयर बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का माइंड बहुत शार्प है और दूसरे बच्चे का भी माइंड बहुत शार्प है तो मैं उन दोनों का ग्रुप बना दूँ। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा या आप सबको उस बच्चे को सिखाने से क्या फ़ायदा होगा? क्या वो ग्रुप बेटर रहेगा या दूसरा ग्रुप बेटर रहेगा जिसमें अलग-अलग तरह के बच्चे होंगे? कोई बता सकता है? जिसमें अलग अलग तरह के बच्चे होंगे मैडम, क्योंकि क्या है कि वो पेयर ओ करेंगे और उसकी हेल्प करेंगे। जैसे मान लो एक कोई शार्प माइंडेड है, दूसरा जो है हाँ हमारा जी। न्यूरो डेवलपमेंटल है, तो उसके लिए। हाँ जी, वेरी गुड, ओके। सो जैसे कि सर ने मैं बताया है कि हम अलग-अलग बच्चों को ही रखेंगे बडी सिस्टम में, वो अच्छा है, वेरी गुड। सो नेक्स्ट इसका ये होता है, इसका पर्पज़ ये है कि एक दूसरे की मदद करना, सोशल स्किल डेवलपमेंट करना, कॉन्फिडेंट और लर्निंग इम्प्रूव करना, इंक्लूसिव एनवायरनमेंट को बनाना। ठीक है, हम अलग अलग बच्चों को अगर अलग अलग ग्रुप में डालेंगे, उनको एक दूसरे से सीखने का मौका देंगे, तो वो उनकी कई सारे स्किल है जो एक दूसरे की सीखेंगे। और साथ साथ उनको, उन बच्चे के जैसे स्पेशल बच्चा है तो नॉर्मल बच्चे को उसकी रिस्पेक्ट करना, उसके बारे में, उसकी डिसेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं, वो सारा वो अच्छे से समझ सकेगा, ताकि वो आगे चलकर भी उनकी हेल्प कर सके। ना कि उसको ये लगे कि नहीं, ये तो स्पेशल बच्चा है, ये हमारे कैटेगरी का नहीं, ये हमसे अलग है, तो ये भी फ़ील उनको नहीं होगा। इसका ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। सबको ही समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत?
या कोई क्वेश्चन? ओके, हम आगे बढ़े। ठीक है मैम, ओके, थैंक यू मैम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोवाइड असिस्टिव एंड adaptive materials. Use audio books, braille, large print, communication board. For example, providing device for better learning experience. इसमें क्या होता है कि हम इंक्लूसिव एजुकेशन में हर चाइल्ड की अलग अलग नीड होती है, जो हम इतने टाइम से अभी क्लास में करते हुए आ रहे हैं। कुछ बच्चों को लर्निंग में हेल्प चाहिए होती है, स्पेशल टूल्स या मटेरियल्स के थ्रू ही इस असिस्टेटिव या अडेप्टिव मटेरियल कहा जाता है, जिसे जैसे कि यूज़ ऑडियो बुक, ब्रेल या लार्ज प्रिंट या कम्युनिकेशन बोर्ड। ये सारी चीज़ें होती हैं, हर चाइल्ड की एबिलिटी के हिसाब से उन्हें सूटेबल टूल्स दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी चाइल्ड को ऑडियो बुक की नीड है और किसी को ब्रेल की यूज़ है, तो हम एक को जिसको ब्रेल की यूज़ है उसको हम ऑडियो बुक दे दें और जिसको ऑडियो बुक की है उसको हम ब्रेल दे दें। ऐसा नहीं है, हम पहले उसकी अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चे को किस चीज़ की नीड है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसको ये टूल्स या चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, ऑडियो क्या होता है? इसमें बच्चों के लिए जो देख नहीं सकते हैं या रीडिंग में डिफ़िकल्टीज़ होती है, उनके लिए होता है ऑडियो बुक। और ब्रेल क्या होता है? विज़न इम्पेयरमेंट बच्चों के लिए स्पेशल राइटिंग सिस्टम होता है। क्या आप में से कभी किसी ने देखा है ये चीज़ें? ओके, लार्ज प्रिंट, हाँ, लो विज़न बच्चों के लिए। हाँ जी, हाँ जी, कोई बताना चाहते हैं? ओके, आगे बढ़ते हैं। लार्ज प्रिंट, लो विज़न बच्चों के लिए बड़े लेटर में वाली बुक होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का लो विज़न होता है, उसमें हम कुछ बड़े-बड़े ऐसी बुक्स होती हैं जिसपे बड़े-बड़े अक्षर में प्रिंट होता है, पिक्चर्स होती हैं जिसके थ्रू वो बेटर सीख सकते हैं। कम्युनिकेशन बोर्ड, स्पीच डिफ़िकल्टीज़ के वाले बच्चों के लिए कम्युनिकेशन बोर्ड का भी इस्तेमाल होता है। ओके, सबको ये क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ओके मैम, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Use different instructor, visual chart, auditory, discussion, kinesthetic, hand-on activities. For example, teaching one thing with different style. इसमें क्या होता है ज़्यादातर कि हर चाइल्ड का लर्निंग स्टाइल अलग होता है। कुछ देखकर अच्छा सीखते हैं, कुछ सुनकर अच्छा सीखते हैं और कुछ टच कर अच्छा सीखते हैं। इसीलिए एक ही टॉपिक को अलग-अलग तरीकों से पढ़ाना ज़रूरी होता है। इससे सभी बच्चे अपने तरीके से सीख सकते हैं। मैं आपको बता सकती हूँ कि जैसे एप्पल है, एप्पल को आप रियल ऑब्जेक्ट के थ्रू करा सकते हैं कि उसका एक बोर्ड पे आपने एक पिक्चर्स बना दी, ठीक है? उस पे आपने उसके कलर कौन-सा है, उस पे कौन से कलर्स हमने यूज़ किया है, किस पे हमने बनाया है, फिर हमें एप्पल दिखाना है कि अच्छा ये एप्पल है, इस थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। या हमने उसका कार्ड बना लिया, उस कार्ड के थ्रू उसको पढ़ा देना। ओके, मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही मेथड का यूज़ करें एक चीज़ को पढ़ाने के लिए। हम डिफरेंट चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं उसको सिखाने के लिए, उसको पढ़ाने के लिए। ओके, जैसे हम इसमें विजुअल चार्ट का यूज़ कर सकते हैं और डिस्कशन का यूज़ कर सकते हैं। हैंड ऑन एक्टिविटी, जो बच्चे एक्टिविटी करके सीखते हैं उनके लिए एक्सपेंसिव और रोल प्ले या गेम बेस्ट होता है, ठीक है?
क्योंकि हैंड ऑन एक्टिविटी से क्या होता है कि हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, जैसे कि हम उसको कर रहे हैं, हमें उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज मिलती है कि वो कैसे हो रहा है, उसमें क्या क्या चीज़ें लगी हैं, उसको क्या क्या, उसमें कितना टाइम लगा है, उसको किस तरीके से करना है, कौन कौन मिल के कर रहा है, ये सारी चीज़ें क्लियर है। ओके, हम नेक्स्ट आगे बढ़े। मैम प्लीज नेक्स्ट स्लाइड। यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग, क्या आप में से किसी ने ये सुना है पहले? ओके, universal design learning is a framework that guides the design of learning experience to meet the device need of all students. It based on the ideas that one size fits all does not work in education. ओके इसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ये यूनिवर्सल डिज़ाइन लर्निंग एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हर स्टूडेंट की अलग अलग लर्निंग नीड्स को ध्यान में रखकर टीचिंग प्लान बनाता है और बच्चे की मदद करता है। ठीक है, जिसका मतलब ये है कि जिसका मतलब है कि हर बच्चे अलग अलग तरीके से सीख सकते हैं, कोई सुनकर, कोई देखकर, कोई कर कर। ठीक है, यूडीएल हेल्प करता है टीचर को ऐसे लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने में जिसमें सभी बच्चों इजीली लर्न कर सकें, पढ़ सकें, समझ सकें। ठीक है, ये साथ साथ बच्चों के साथ साथ ये टीचर्स की भी हेल्प करता है। इसमें कुछ पॉइंट्स भी हो सकते हैं जैसे कि चॉइस एंड फ्लेक्सिबल, मल्टीपल वे सपोर्ट, जैसे कि टू पेरेंट्स कंसर्न, विजुअल, ऑडियो एंड एक्टिविटीज़, इसकी तरह हम बच्चों को करा सकते हैं, सपोर्ट दे सकते हैं। सपोर्ट फॉर ऑल लर्नर इंक्लूडिंग दस विद डिसेबिलिटीज, इसमें हम बच्चों को सपोर्ट दे सकते हैं जो डिसेबिलिटीज से या डिफ़िकल्टीज से जूझ रहे हैं। एग्जाम्पल कि एक स्टूडेंट को वीडियो दिखाया, ठीक है, विजुअल में, दूसरे को डिस्कशन करवाएं ऑडिटरी में, किसी से मॉडल बनवाया जाए। ओके, क्लियर है। ओके, किसी को कोई क्वेश्चन और कोई मुझे बता सकता है यूडीएल के बारे में? एनीवन? ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मिथ वर्सेस फैक्ट, कुछ ऐसी चीज़ें हमें बताई गई हैं जो सही हैं और कुछ गलत हैं। जैसे इंक्लूजन इज ओनली फॉर डिसेबल स्टूडेंट, क्या ऐसा है? आप में से कोई आंसर देगा, क्या ये ठीक है? नहीं मैम, ओके, इंक्लूसिव डिसेबल के लिए नहीं है, उसमें सभी तरीके के बच्चे आते हैं हमारे, इसलिए वो डेवलपमेंट होता है जैसे मैंने पहले बताया था, और हमारे टिपिकल बच्चे हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो ये पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत है कि इंक्लूजन इज़ ओनली फॉर डिसेबल्ड स्टूडेंट, ऐसा नहीं है। ये सारे बच्चों के लिए होता है, इसमें हर बच्चा सीख सकता है, किसी एक स्पेशल बच्चे को नहीं रखा गया कि यही बच्चा डिसेबल है तो यही सीखेगा, हर बच्चा सीख सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इंक्लूजन इज फॉर ऑल लर्नर विद डिफरेंट नीड, क्या ये ठीक है? एनीवन? ओके, इंक्लूजन इज फॉर ऑल लर्नर विद डिफरेंट नीड, ये सच है कि इंक्लूजन सभी स्टूडेंट के लिए होता है जिनकी लर्निंग नीड अलग अलग होती हैं, जैसे स्लो लर्नर है, गिफ्टेड चाइल्ड है, लैंग्वेज वेरियस है, ADHD एक्सेट्रा वाले बच्चे हैं। हर बच्चे अलग अलग होते हैं और इंक्लूजन सबको समानता की बात करता है कि सबके लिए ये अच्छा है और सबको एक समान होकर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इंक्लूजन
लोअर द क्लास लेवल, क्या ये ठीक है या नहीं? कोई बता सकता है? ओके, ये ठीक नहीं है, गलत है ये। इंक्लूजन क्लासरूम की वजह से क्लास का लेवल जो है वो गिर जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वहीं हमारा दूसरी साइड ये देखते हैं, इसका फैक्ट ये है कि इट्स बेनिफिट एवरीवन देन डन राइट। इसका मतलब ये है कि ये सच है, अगर इंक्लूजन सही तरीके से किया जाए तो ये सभी स्टूडेंट के लिए फ़ायदेमंद होता है, जैसे कि प्री लर्निंग बढ़ाता है, एम्पैथी डेवलपमेंट होती है और डिवाइस स्किल का एक्सपोजर मिलता है सभी को। सबको ही समझ में आ गया? ओके, हम आगे बढ़ें फिर। प्लीज़ मुझे थंब शो कर दें आप सर। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा, ऑल स्टूडेंट शुड बी टार्ड एंड द सेम। क्या ये सही है या नहीं? तो ये सही नहीं है, ये गलत बात है। सभी स्टूडेंट को एक जैसे तरीके एक जैसे ट्रीट करना गलत बात है कि स्पेशल को भी मैंने वैसे ही रखा और नॉर्मल को भी मैंने वैसे ही रखा, ये ठीक नहीं है। क्योंकि हर बच्चे की, जैसे हमें पता है कि अलग अलग नीड्स होती हैं, अलग अलग ज़रूरतें होती हैं, तो हम उसके अकॉर्डिंग उसे चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही सिखाते हैं, ना कि सभी स्टूडेंट को एक जैसा हम ट्रीट कर देते हैं, एक जैसी चीज़ें हम प्रोवाइड कर देंगे। जिसको विजुअल एड्स की ज़रूरत नहीं है, हम उसको भी विजुअल एड्स दे रहे हैं, उसको भी हम ऑडिटरी सिस्टम का यूज़ करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये ठीक नहीं है। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि स्टूडेंट नीड डिफरेंट सपोर्ट टू सक्सेस। ये सही है, क्योंकि हर स्टूडेंट की नीड अलग अलग होती है, इसलिए उन्हें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से ही सपोर्ट देना चाहिए। एक ही तरह का ट्रीटमेंट सब पे अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि विजुअल लर्नर होते हैं, कोई स्लो प्रोसेस वाले होते हैं, तो कोई प्री हेल्पर चाहिए होता है उनको। इसीलिए हम ऐसा नहीं करेंगे कि जिनको जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको नहीं देंगे, और स्टूडेंट नीड डिफरेंट सपोर्ट टू सक्सेस, ये सही है। सबको ये समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट रह गया है, ओनली स्पेशल एजुकेटर हैंडल इंक्लूजन। क्या आप लोग बता सकते हैं इसके बारे में कुछ मुझे थोड़ा सा? ओके, ओनली स्पेशल एजुकेटर हैंडल इंक्लूजन, ज़रूरी है कि सिर्फ स्पेशल एजुकेटर ही इन बच्चों को हैंडल करे? हाँ जी, आप बताएं। मैम स्पेशल एजुकेटर क्या करेगा कि जो भी बच्चों की नीड्स वगैरह हैं उनको वन ऑन वन देखेगा, उसके अकॉर्डिंग जो उसका प्लान होगा, गोल्स होंगे, उनको सेट करेगा, हेल्प करेगा स्पेशल एजुकेटर ओके, ओके, उनके गोल्स को अचीव करने में। हाँ जी, बिल्कुल, ठीक है, गुड। सो आपने जैसे सर ने हमें बताया है उसके हिसाब से ठीक है, हम आगे चलते हैं। जैसे कि हमें पता है कि इंक्लूजन सिर्फ स्पेशल एजुकेटर का काम नहीं है, ऐसा नहीं है, ये गलत बात है। ऑल टीचर प्ले अ रोल इन इंक्लूजन, ये सच है। इंक्लूजन हर टीचर का कोऑपरेट करके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जर्नल टीचर्स होते हैं, सब्जेक्ट टीचर्स होते हैं, इवन पीई, आर्ट, म्यूज़िक टीचर्स होते हैं, सबका रोल होता है इसमें। इंक्लूजन इन्वायरमेंट बनाने में स्पेशल एजुकेटर सपोर्ट देते हैं, बट इंक्लूसिव माइंडसेट हर एजुकेटर में होना चाहिए। मतलब जो एक स्पेशल एजुकेटर का दिमाग होता है, उसकी चीज़ें होती हैं। हाँ जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? ओके, सो इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक नॉर्मल जो स्पेशल एजुकेटर जो नॉर्म होते हैं, सिर्फ उनको ही पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह ट्रीट करना है, किस तरह पढ़ाना है, कैसे एक्टिविटी करानी है। ये नॉर्मल टीचर्स को भी, जो अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर्स होते हैं,
उनको भी पता होना चाहिए कि बच्चे को किस तरह वो सिखा सकते हैं, कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे उनका इंटरेस्ट ला सकते हैं उस चीज़ को कराने के लिए। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ लीजिए। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? ओके, हम आगे बढ़े। सो नेक्स्ट है हमारा कंक्लूजन। हाँ प्लीज़ वेट, 2 मिनट वेट करिए। Conclusion, inclusive education is not just a teaching method, it's a mindset that value diversity and this potential of every learner. By understanding what inclusive education is, recognize whom we are including and applying key principle like equality, respect and participation. Okay. मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ एक टीचिंग मेथड नहीं है, यह एक सोच है, एक माइंडसेट है जो हर बच्चे के अलग अलग एबिलिटी, बैकग्राउंड और नीड को रिस्पेक्ट करती है और उनके ग्रो के पोटेंशियल पर भरोसा करती है। अगर हमने सही से इंक्लूसिव एजुकेशन करना है तो हमें ये चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी, समझना होगा कि हम किन स्टूडेंट को इंक्लूड कर रहे हैं, जैसे कि डिसेबिलिटीज़ वाले, स्लो लर्नर वाले, लैंग्वेज बैरियर्स वाले, एक्सेट्रा, इन सब बच्चों के लिए और अप्लाई करनी होगी। कुछ की वैल्यूज़ होते हैं जैसे कि इक्वालिटी, बराबरी का मौका, सबको उनकी नीड के हिसाब से सपोर्ट देना होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, मान और इज्जत देना चाहिए हर लर्नर को, बैकग्राउंड और उसके स्पेस के अकॉर्डिंग और उसके स्टाइल को समझना चाहिए। ठीक है, पार्टिसिपेशन का मतलब ये होता है कि सबको भाग लेना चाहिए, सभी लर्नर को क्लास में एक्टिव होना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी बैकग्राउंड के हों, किसी भी लैंग्वेज से आते, किसी भी कोई भी लैंग्वेज हो उनका, सबका हमें इक्वल हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक नज़र से देखना चाहिए और इसमें हमें इंक्लूड करना चाहिए। ओके, आप सबको कोई कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम किसी चीज़ में? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन आंसर। आप लोगों को किसी को कुछ पूछना हो या किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, हाँ जी, तो मुझे वो चीज़ बता सकते हैं और बाकी अपना फीडबैक दे सकते हैं। आप लोग को कैसी लगी, आप लोग को सब समझ में आया? ओके, ठीक है। हाँ, थैंक यू कि आप सब लोग यहाँ पर आए, आप सब ने अपना टाइम दिया वर्कशॉप में एंड स्टे टर्न विथ अस। हमारी टीम अपकमिंग वेडनेसडे को 2 आवर की मास्टर क्लास लेकर आ रही है रिया खुदानिया मैम के साथ। अ काउंसलिंग थेरेपिस्ट REBT साइकोथेरेपी टॉपिक के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इनरोल करें एंड पे ओनली 95 रुपीज़ फॉर सर्टिफिकेट एंड अदर रिसोर्सेज दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। ओके,
एंड देन नेक्स्ट वर्कशॉप संडे को होगी फॉर 1 आवर. ओके, टॉपिक इज सेरेब्रल पाल्सी सीपी, जो लेंगी भूमि मैम हमारी, ICI लाइसेंस्ड स्पेशल एजुकेटर. पे ओनली 59 रुपीज़ फॉर रिसोर्सेज एंड सर्टिफिकेट. दैट इज़ ट्रूली ऑप्शनल अगेन. आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व करें. थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना टाइम दिया इसके लिए. आप लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगा, और इसी तरीके से आप हमें आगे भी सपोर्ट करते रहें वर्कशॉप के लिए. आप नई नई चीज़ें सीखें और हमें भी सिखाने का मौका मिलेगा. थैंक यू. यू मे स्टार्ट लिविंग नाउ. थैंक यू.